हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं धीरेन्द्र बागड़ी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आपका स्वागत करता हूं। आज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस इंटरप्ट ड्रिवन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ डिवाइस। देखिए, इंटरप्ट के बारे में हमने देखा, और इंटरप्ट क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस के द्वारा भी हो सकते हैं। जैसे आपका कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, और आप गाना सुनना चाहते हो, तो जैसे ही आपने म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया तो कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस हॉल्ट होता है, और उस हार्डवेयर इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए वापस से जो प्रोसेस रनिंग हो रहा होता है उसको वापस से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अपन सॉफ्टवेयर एरर्स बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आप डिवाइड बाय ज़ीरो करो नंबर को, ठीक है, जो कि अनडिफाइंड है, तो वो एक्सेप्शन है, एरर केसेस में आता है। तो इस तरीके के एरर्स को किस तरीके से हैंडल करना होता है वो सब इंटरप्ट में डिसाइड किया होता है। रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, अदर प्रॉब्लम इंक्लूड इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस, ड्यूअल मोड ऑपरेशंस allows operating system to protect itself and other system component. यूजर मोड एंड कर्नल मोड, ठीक है। यूज़र मोड वो होता है जिसमें यूज़र्स के द्वारा प्रोसेसेस या कमांड दिए जाते हैं। कर्नल मोड वो होता है जो सिस्टम बेस्ड होते हैं। सिस्टम बेस्ड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, खुद के लिए, खुद को रन करने के लिए। मोड बिट प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन सिस्टम इज रनिंग यूजर कोड और कर्नल कोड। सम इंस्ट्रक्शन डेजिग्नेटेड एज privileged only executable in kernel mode. System all changes mode to kernel return from all resets it to user. Increasingly CPU supports multi-mode operations, ठीक है, multi-mode operations सपोर्ट करता है। वर्चुअल मशीन मैनेजर मोड फॉर गेस्ट वर्चुअल मशीन्स। देखिए, ये VMs क्या होते हैं, VMware के बारे में आपने सुना हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लेना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। तो कई बार होता है, आपने देखा हो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया होता है। ड्रॉप इसमें जो होते हैं VMs, उनके मैं आपको नाम बता दूँ। जैसे ड्रॉप बॉक्स होगा, ठीक है, VMware होगा, VMware सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मल्टी जो कोर होते हैं आपके प्रोसेसर्स, तो वहाँ पे ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशंस फ्रॉम यूज़र टू कंट्रोल मोड, ठीक है। Timer to prevent infinite loop processes hogging resources. Timer is set to interrupt the computer after some time period. Keep a counter that is decremented by physical load. Operating system set the counter. Privileged instructions. When counter zero generates an interrupt, set up before scheduling process to regain control or terminate program that exceeds allotted time. ठीक है। देखिए, अब ये डायग्राम में आप देख रहे हो, एक यूज़र प्रोसेस है। यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और कॉल सिस्टम कॉल होता है, ठीक है। ये कब होता है सिस्टम कॉल? जब कोई ट्रैप हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो जाता है। यूज़र प्रोग्राम इस तरीके से लिखा गया है कि वो कुछ एरर जनरेट करता है। जैसे सॉफ्टवेयर एरर हो गया, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन इस तरीके का होगा जो आपके कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, या इनफाइनाइट लूप आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोल है वो कहाँ चला जाता है? कर्नल मोड में, ठीक है। कर्नल मोड मतलब हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल एंड रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। तो बेसिकली अगर इस तरीके के जो लूप्स आते हैं, इनफाइनाइट लूप्स या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, तो किस तरीके से यूज़र प्रोसेस को कर्नल प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, अब ये हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे स्टार्ट के सेशन में मैंने आपको बताया, दो शब्दों से मिलके बनाया प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है। अब प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम, ठीक है। कार्य करने की एक यूनिट होती है। प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी एंड प्रोसेस इज पैसिव एंटिटी। देखिए, प्रोग्राम और प्रोसेस में अंतर कितना है। प्रोग्राम तो आप
तैयार कर लेते हो, लिख देते हो, लेकिन जब प्रोग्राम को आप रन करते हो उसको अपन बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। ठीक है, जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखा है कोई टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है, जैसे एक टास्क है, इसको आपने प्रोग्राम लिखा है, जैसे 2 नंबर का सम करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप प्रोग्राम लिखते हो, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये प्रोसेस में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम किसमें जब रन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोसेस में। ठीक है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको संबंधित टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या क्या चाहिए होता है, इसको सीपीयू चाहिए होता है, इसको मेमोरी चाहिए होती है, इसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सीपीयू, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस और उसका इनिशियलाइजेशन डेटा चाहिए होता है। ठीक है, प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्स। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो ये इसने जितना भी सीपीयू और मेमोरी ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, वापस से ये उसको छोड़ के जाती है, और ताकि वो सीपीयू और मेमोरी किसके लिए यूज हो सके, वो आने वाली अगली प्रोसेस के लिए यूज हो सके। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस दैट हैज वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइंग लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली वन एट अ टाइम अंटिल कंप्लीशन। ठीक है, सिंगल थ्रेड प्रोसेसेस जो होती हैं उनमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या आपको बताता है, बेसिकली ये एड्रेस बताता है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैज़ वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। जितनी भी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होती हैं उनका हर थ्रेड के लिए एक प्रोग्राम काउंटर होता है। टिपिकली सिस्टम हैज़ मैनी प्रोसेसेस, सम यूजर, सम ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग कॉन्करेंटली वन और मोर सीपीयूज। तो हम बात करें यहाँ पे, जब एक प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसकी रिस्पेक्टेड एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ कई सारी प्रोसेसेस रन हो रही होती हैं कॉन्करेंटली बाय मल्टीप्लेक्सिंग द सीपीयूज अमंग द प्रोसेसेस और थ्रेड्स। प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जब प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद प्रोसेस मैनेजमेंट, क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूजर एंड सिस्टम प्रोसेसेस। जो भी सिस्टम प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उनको सिस्टम या यूज़र प्रोसेसेस को क्रिएट करना और डिलीट करने का काम होता है। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस रन हो रहा है, उसको एग्जीक्यूशन मोड से सस्पेंड करके उसको वेट करा देना और फिर वापस से उसको रिज्यूम कर देना, ये भी एक एक्टिविटी होती है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मैकेनिज्म का मतलब एक मतलब प्रतिबद्ध तरीका प्रोवाइड करना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब तारतम्य हो सके प्रोसेसेस के बीच में। जैसे मान लीजिए 4 प्रोसेसेस हैं, P1, ये 4 प्रोसेसेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये प्रोसेसेस 4 अलग अलग P2, P3 एंड P4। ठीक है, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सिंक्रोनाइज हो जाए एक दूसरे से के प्रति, आपस में पता हो कि मेरा नंबर कब आएगा और मुझे क्यों वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सीपीयू और मेमोरी लिमिटेड है। ठीक है, अगर सीपीयू कम्प्लीटली अलोकेट कर दिया गया है एक प्रोसेस P1 के लिए, तो वो सीपीयू P2, P3 द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस उनकी प्रायोरिटी हाई नहीं है या P1 हैंग नहीं कर जाता है, P1 को सस्पेंड नहीं कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस मैकेनिज्म होती है वो प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये प्रोसेसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो मैकेनिज्म की प्रक्रिया है वो भी बताया जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। ठीक है, डेडलॉक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि 2 प्रोसेसेस हैं और दोनों प्रोसेसेस कोई रिसोर्स है, ये R
और ये R2, ठीक है, R1 और R2, ये P1 प्रोसेस है और ये P2 प्रोसेस है। P1 ने प्रोसेस R2 को होल्ड करके रखा है, R2 रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, और P2 ने R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा है। P1 को क्या चाहिए, R1 R2 दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों रिसोर्सेज चाहिए अपने एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। लेकिन ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये रिक्वेस्ट कर रही है। अब P2 R2 क्यों नहीं छोड़ रही है, जब तक कि उसको R1 नहीं मिल जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है, दोनों ने रिसोर्सेज होल्ड करके रखे हैं और ऐसे रिसोर्सेज के लिए दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो किसी और के द्वारा होल्ड किया हुआ है। तो डेडलॉक की कंडीशन होती है, तो वहाँ पे किस तरीके की मैकेनिज्म काम में आती है वो उसका निर्धारण भी प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटी में किया जाता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, अब देखिए मेमोरी का क्या मतलब है और मैनेजमेंट से हम मतलब समझ चुके हैं। मेमोरी का मतलब जो स्टोर किया जाता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें बहुत बेसिक से ही लेके चलते हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया एक यूज़र है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हार्डवेयर है, बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इससे बीच में एक और आपका क्या कौन सा लेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो यूज़र है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। ऑपरेटिंंग सिस्टम हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये अब हार्डवेयर में बेसिकली क्या अपन बात करें, हार्डवेयर में अपने पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पे CPU आता है, CPU के भी कंपोनेंट्स होते हैं, ये CPU होगा आपका, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पर रैम होगी, जैसे मैंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपके डिवाइसेस होंगे जो भी पर्टिकुलर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम CPU से इंटरेक्ट करता है, CPU जो है डिवाइसेस और रैम से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक यूज़र अपने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम्स को चंक ऑफ इंस्ट्रक्शन में तोड़ देता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में तोड़ देता है। और उनको कहाँ लोड कर दिया जाता है, पहले वो CPU तक जाते हैं, फिर CPU उनको मेमोरी रैम में लोड करता है, ठीक है, यहाँ पे लोड होते हैं, ठीक है। लोड का मतलब भर देना, ठीक है। ऑल ऑफ द डेटा इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी। तो CPU को जो प्रोसेस करना होता है वो सब कहाँ होने चाहिए, रैम के अंदर होने चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट इज इन मेमोरी एंड व्हेन ऑप्टिमाइजिंग CPU यूटिलाइजेशन इन कंप्यूटर रेस्पॉन्स टू यूजर। अब देखिए हम बात सिर्फ एक प्रोसेस और एक प्रोग्राम की नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रन कर रही हुई होती हैं, ठीक है। तो किन प्रोसेसेस के कौन से इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड होने हैं, ठीक है। तो ये सारा काम मेमोरी मैनेजमेंट का होता है और CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके, ऑप्टिमाइज किया जा सके, अच्छे से काम कर सके। तो मेमोरी मैनेजमेंट ये चीज़ें अपने को बताता है। मेमोरी मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कीप ट्रैकिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर कंकरेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, ठीक है। तो मेमोरी में जो भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें डेटा लोड किया हुआ है, तो को ट्रैक करना होता है और ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा जो पार्ट है वो यूज़ में किया जा रहा है और कौन उसको यूज़ कर रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेमोरी, इन चीज़ों का उन डेटाओं सूचनाओं का निर्धारण करना कि किन को मेमोरी में लोड किया जाएगा और किन को मेमोरी से बाहर निकाला जाएगा। अलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस इज नीडेड। तो एक इसका एक्टिविटी ये भी होती है कि मेमोरी स्पेस को अलोकेट करना और डी एलोकेट करना, ठीक है। OS provides uniform logical view of information storage, ठीक है। Operating system provides uniform logical view of information storage, abstract physical properties to logical storage unit, ठीक है। Each medium is controlled by a device, ये डिवाइसेस होते हैं। वेरिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड एक्सेस स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर रेट, एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियली और रैंडम। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल्स यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज।
access control on most system to determine who can access what OS activities and creating and deleting files and directories, primitive to manipulate files and directories, mapping files onto secondary storage, backup files onto stable storage media. ठीक है, मास स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है? यूजुअली ये वो डिस्क यूज में लिए जाते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये वो होते हैं जो एक्चुअल में मेन मेमोरी में नहीं ऑक्यूपाई हो पाते हैं, ठीक है, और डेटा दैट मस्ट बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मास स्टोरेज मैनेजमेंट की अपन बात करें तो आपके पेन ड्राइव्स होते हैं, आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है जो रैम में नहीं लोड हो सकता है, वो आप उसको एक्सटर्नली लोड करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट इज ऑफ इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंटायर स्पीड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस हिंजेस ऑन डिस्क सब सिस्टम एंड इट्स एल्गोरिदम। तो इनको मैनेज करने के लिए एल्गोरिदम्स रन करती हैं, ठीक है। OS एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एलोकेशन एंड डिस्क की शेड्यूलिंग किस तरीके से होनी है, ये OS की OS की एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ स्टोरेज होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो फास्ट ही होंगे, जैसे टर्नरी स्टोरेज हो गया, आपके ऑप्टिकल डिस्क्स होती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क्स होती हैं, मैग्नेटिक टैप्स होते हैं। स्टिल मस्ट बी मैनेज बाय OS और एप्लीकेशन। वेरीज बिटवीन वॉर्म write once and read many times and read and write, okay। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ स्टोरेज। अब देखिए जो भी स्टोरेजेस डिवाइसेस हैं या उनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको हायरार्की बताई थी इससे पिछले स्लाइड्स में। तो ये रजिस्टर्स का लेवल, कैश लेवल, मेन मेमोरी, सॉलिड स्टेट डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क। इसकी जो साइज़ होती है रजिस्टर की 1 किलोबाइट से भी कम होती है, ठीक है। 1 किलोबाइट का क्या मतलब होगा? 1 KB, मतलब 1 इंटू 1024 बाइट्स, मतलब इसमें, और अपन बोलें इसको और डिवाइड करें 24 बाई 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट, ठीक है। तो ये होता है आपका 2 to the power 10 और ये होता है 2 to the power 3, तो ये हो गया 2 to the power 13 बिट का इसमें स्टोरेज होता है। कितना? 13 बिट्स 2 to the power 13 बिट्स यहाँ पे स्टोर करी जा सकती हैं। कैश में 16 MB से कम का होता है, मेन मेमोरी 64। अब देखिए यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। तो उसके लिए कस्टम मेमोरी विद मल्टीपल आप CMOS के पोर्ट्स लगाए जाते हैं, और ये 2 to the power 13 बिट्स में रखे हुए डेटा को एक्सेस करने का टाइम नैनो सेकेंड में 0.25 से लेकर 0.5 सेकेंड्स नैनो सेकेंड के बीच का होता है। तो बाकी की अगर आप तुलना करें, देखिए यहाँ पे 0.5 से 25 नैनो सेकेंड्स, 80 to 250 नैनो सेकेंड्स एंड 25,000 to 50,000 नैनो सेकेंड्स, एंड मैग्नेटिक डिस्क में इट्स अ वेरी ह्यूज टाइम इन नैनो सेकेंड, राइट। So it is the fastest register level, okay। रजिस्टर्स लेवल पे जो इंटरेक्शन होता है, एक्सेस टाइम होता है डेटा को फेच करके लोड करने का या डेटा तक पहुंचने का, वो बहुत फास्ट होता है। बैंडविड्थ जो है मेगाबाइट पर सेकेंड, क्योंकि बैंडविड्थ की अगर जब आप बात करें तो कितनी स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो 20,000 से 1 लाख मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 20,000 से लेकर 1 लाख मेगाबाइट को ट्रांसफ़र करने जितनी स्पीड आपकी रजिस्टर्स में होती है। तो इतना फास्ट इसमें एक्सेस होता है। मैनेज बाय कंपाइलर इसको मैनेज करता है, बैक्ड बाय कैश, और इसके बाद कैश होती है, ठीक है। बैक्ड मतलब रजिस्टर्स के बाद कैश होती है, कैश के बाद मेन मेमोरी होती है। तो इसी तरीके से हम ये परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हायरार्किकल लेवल ऑफ storages, correct। migration of data A from disk to registers। अब